यहाँ से करूँगा। जी बेटा आवाज है यार। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली जरा बता दीजिएगा आवाज अब आ गई कि नहीं। चलो बेटा जरा क्विक रिवीजन कल हम जो क्वेश्चन कल इसका जरा कंप्लीट कर लें। 3 प्रोडक्ट्स बेटा बन रही हैं, कौन कौन सी? ए बी एंड जी। ए और बी जो है वो स्प्लिट अप पॉइंट पे सेल हो रही हैं, लेकिन जी जो है उसको बनाने के लिए पहले बेटा सी बनाना पड़ता है और सी को फिर फर्दर प्रोसेस करके जी बनता है, लेकिन उस जी को बनाते बनाते एक बाय प्रोडक्ट भी बीच में आ जाती है। हम वर्किंग क्या कर रहे थे और जरा 2.1 की वर्किंग में कर रहा हूँ। बात शुरू हो गई थी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी की। तो सबसे पहली वर्किंग काइंडली रिवाइज करना है। सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, काइंडली करवाना है बेटा अपने प्लीज। क्या हो गया पहला स्टेप, सी की कंजम्पशन कैलकुलेट कर ली हमने। जी एक मिनट डायग्राम देखें, हम क्वेश्चन देखें, डायग्राम देखें, बताएं नेक्स्ट क्या होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बन रही है, तो क्या सी को जी में कन्वर्ट करने की कोई कन्वर्जन कॉस्ट ली है? पॉइंट नंबर 3 बेटा देखो, डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंकर हुए फिर जी को बनाने में, लेकिन अब डायग्राम देखें, जी की प्रोडक्शन करते करते एक बाय प्रोडक्ट बी भी बनी। तो बताएं नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 8,03,200 लिखूं या 723,200 लिखूं? समझ आ रही है प्लीज? तो थोड़ा मैं डिफरेंट नेट करके लिख सकते हैं, वर्किंग हमने कर ली है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रेजेंट करना चाहूँ ताकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट आपको रिवाइज हो रहा है, तो अगर मुझे लिखवा दे पहले डायरेक्ट लेबर, बता दे 558,500, देन उसके बाद प्रोडक्शन overheads is simply another name of factory overheads. The figure is 444,700. कन्वर्जन कॉस्ट का एक सम आया था 803,200। एक मिनट देखना आपके साथ और मेरे क्वेश्चन का पहले आंसर देकर फिर लिखना। पहले इनिशियली है ना 803,200, ठीक है। अब मेरा फॉर एग्जांपल अगर बाइक प्रोडक्ट ना बन रही होती तो यहीं तक मैं टोटल करता तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी आ जाती, ठीक है। बिफोर एनीथिंग लेस रिकवरी का ये बाय प्रोडक्ट, एक डबल एंट्री का डिजाइन में लाएंगे, प्लीज एक डबल एंट्री डिजाइन में लाएंगे, कैश डेबिट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्रेडिट, जॉइंट कॉस्ट नहीं है शायद, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ जी में से लेस कर रहा हूं। तो इनिशियली यहां तक 723 बना, 723 फॉलो करें ना प्लीज सर, इट इज नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। और आप पहले एक मेरे वर्किंग करवा दें। अब ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट ले ली हमने, तो यहां तक हमें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताएं। इस केस को सम करेंगे, रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड प्लस नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। जूम कर इसी तरह आ रहा हूँ नीचे, यही नीचे आ रही है लेकिन ज्यादा नहीं मैं मार्कर बना दूंगा।
मार्कर बड़ा कर। ये सेकंड कैलकुलेट बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में कन्वर्जन कॉस्ट ऐड करके फाइनल टोटल बताना 3724800 लिखें। हमारे वर्किंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कर रहे हैं सर सारे? इसकी सारी क्वांटिटी बतानी है आपने कि स्ट्रक्चर से अब पॉइंट नंबर 3 देखे बताएं कितनी क्वांटिटी ऑफ जी बनी है। अच्छा डेफिनेटली एक स्टेप और भी होता है अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती भी आई है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर वर्किंग प्रोसेसेस होते तो ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग लेस करते तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अगर वर्किंग प्रोसेस नहीं है तो क्या यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी है? अब ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है किसकी ये भी जरा बताएंगे? ऑफ जी लिखे साहब। और सारा डेटा गौर से देखे फाइनली इसके साथ बताएं मुझे क्वांटिटी कितनी लिखूं 96,000 kgs। लुक एट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 गौर से पढ़ा। तो जी को अगर हमने बनाना था तो इनिशियली सी को बनाया फिर सी को फर्दर प्रोसेस किया और फाइनली इस डाटा के बेस पर 96,000 kgs ऑफ जी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाएं, क्या जी के कॉलम में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हम लिखने की पोजीशन में आ गए हैं सर? क्या फिगर लिखें सर? 3724800 ये बड़ा सबको क्लियर है? नेक्स्ट अब इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करवा दें। नेक्स्ट बताएं क्या ढूंढना मना सभी बता दें यार। लिखें हेडिंग क्लोजिंग स्टॉक किस 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 का क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना ए बी और सी। वर्किंग नंबर आई थिंक 3 या 4 जो भी बाकी है एक एक बात की समझ के आराम आराम से तसल्ली से देख के लिखनी है आपने। एक वर्किंग मेरे साथ करें बाकी फिर ट्राई करें। पॉइंट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन
ए का बेटा ओपनिंग स्टॉक नहीं था, प्रोडक्शन के केजीस हैं 3,85,000 और सोल्ड क्वांटिटी है 2,85,000। ओपनिंग तो नहीं है लेकिन क्या क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से कहीं से नजर आ रहा है? कितने केजीस बने? 335। कितने सेल हुए? एक कैलकुलेटर पे पहले इनिशियली वर्किंग करना जरा। 50,000 केजीस ऑफ ए बचे हुए हैं। अब इन 50,000 केजीस की अगर हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो FIFO वेटेड एवरेज के बारे में सोचने की इस वक्त जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ए का ओपनिंग नहीं है। सिंपली हमें क्या चाहिए? वर्किंग नंबर 1 पे आएगा, सॉरी वर्किंग नंबर 2 पे आएगा। ए के जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं 3,35,000 केजी फर्स्ट वर्किंग में, ए के जो यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं 7,855,750 और इनकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं है। तो क्या 7,855,750 की बेस पे 335,000 से डिवाइड करके पर यूनिट निकाला जा सकता है और स्ट्रेट में 50,000 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है? तो करें अगर ए और बी की वर्किंग फिर से फाइनल करना है। सेवन एट डबल फाइव 750 divided by cost of goods manufactured of A divided by number of units manufactured of A multiplied by closing stock units of 50,000। सबने 50,000 कैलकुलेट कर लिया बेटा प्लीज? देखिए जो रिक्वायरमेंट कर दीजिए कहेंगे बी की वर्किंग करें। बी का डाटा मिलेगा वर्किंग नंबर 2 और क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 1 से 69 6917,750 आवाज नहीं को 6917,750 divided by 2,95,000 6917,750 divided by 2,95,000। कोई क्वांटिटी इन हैंड बता सकते हैं? क्वेश्चन सर इसका भी टेबल पॉइंट नंबर 1 में 2,95,000 केजीस प्रोड्यूस है, प्लीज सब सॉल्व कीजिएगा, और 2,12,000 केजी सेल हुए, ओपनिंग स्टॉक था नहीं जी। कितने बनते हैं? 83,000 केजी से मल्टीप्लाई करें। तो ए एंड बी का ओपनिंग स्टॉक नहीं था बेटा, इसमें हमें सिंपली प्रोडक्शन कॉस्ट से पर यूनिट निकाल के क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। जी यहां तक जरा अगर आंसर्स बता दें। 11,117,2500 194635। ये नहीं कंफ्यूजन सर। जी की वर्किंग बड़ा मैं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इन्वॉल्व है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है फिर रिवाइज कर लें जरा 5-4 वेटेड एवरेज के एंगल से। हमें वैसे यूज कौन सा करना है? डाटा थोड़ा सा ढूंढ के लिखवा दें। ओपनिंग स्टॉक के केजीज बता दें आप बेटा, प्लीज बाद में नोट कीजिएगा, और उन 8,000 केजीज की अमाउंट बता दें 172800। फिर अपनी इनकम स्टेटमेंट देखें, नंबर ऑफ केजीज प्रोड्यूस बता दें, बल्कि इनकम स्टेटमेंट में शायद नहीं क्वेश्चन में देखें,
96,000 kgs की कॉस्ट ढूंढ के फाइनली बता दें। 372480। मेरे सारे वर्ड्स क्लियरली समझ आते हैं ना जब मैं बोलता हूँ? अब बेटा हमारे पास सोल्ड यूनिट्स भी हैं, ढूंढने का पॉइंट नंबर 4 आई थिंक 94, और क्लोजिंग यूनिट्स ऐसे गिवन नहीं है, वी कैन कैलकुलेट। कैलकुलेट तो कर लिया था, लेकिन मैं जरा फिगर्स प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने केजीज होने चाहिए सर? ये कितने होने चाहिए सर? 8,000 पहले थे, 96 और बनाए, 104 हो गए, माइनस 94। तो इन 10,000 केजीज की अब कॉस्ट चाहिए हमें बाय यूजिंग 54। बताएं स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? नहीं यार, स्टार्टिंग पॉइंट सोल्ड यूनिट्स देखें पहले, ये तो देखें बिके कितने। अब जब सोल्ड यूनिट्स सामने रख लेंगे आप 94, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई करें, और शायद इंपॉर्टेंट डिसीजन यही लेना होता है कि पहले कौन से बिक गए। तो क्या ओपनिंग बिक गया होगा सर? और क्या प्रोडक्शन में से फिर आपको नजर आ रहा है कि कितने और बिके होंगे? 86 और बिके होंगे। कैलकुलेट करें जरा, किया करें मत। 94 में से 8,000 अगर ओपनिंग बिके तो बेटा रिमेनिंग फिर 86,000 और सेल हुए ना। वो कहां से सेल हुए? प्रोडक्शन से। तो क्लोजिंग कहां से बचा? प्रोडक्शन से, वही बाकी 10 बचा। तो सिंपली क्या करूं? ओपनिंग कंसिडर करूं 54 की वर्किंग में 372480 डिवाइडेड बाय 96 और इनटू 10,000। मैंने जो इस वर्किंग से पहले सब कुछ बोला उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई कि हमारे यूनिट्स बचे कहां से हैं। और शायद एक नॉर्मली ओपनिंग बिक तो जाता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है, इसलिए चेक करना चाहिए 54 के में। क्लियर है बात? बताएं आंसर। 388000। अब करें नोट। जी सर, हो गया सर। जस्ट टू रिवाइज इन माइंड, अगर बेटा वेटेड एवरेज कहा गया होता 54 की जगह, पहला स्टेप क्या होता? उस केस में आपको कुछ सोल्ड यूनिट्स देखने की ऐसा जरूरत नहीं है, आपने रेट निकालना, ओपनिंग भी यूज करते हैं आप। ठीक है, ओपनिंग है तो ओपनिंग की वजह से 54 वेटेड एवरेज का आंसर डिफरेंट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कंप्लीट करना है। ये आ जाए इनकम स्टेटमेंट की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक्स अब आ गए हैं, इनको प्रेजेंट करें अपने पास। 1172 500 1946 350 और फाइनली 3,88,000। अब इन फिगर्स को यूज करके कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालें, और कॉस्ट ऑफ सेल्स की बेस पे फिर ग्रॉस प्रॉफिट तक इकट्ठे हैं। प्लीज सब वर्किंग क्या करें, इट बिकम्स यूजलेस कि आप ऐसे बोर्ड से देख के फिगर्स लिखते जाएं।
6683 कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कर रहा हूँ, ओपनिंग था नहीं इसमें। 4971 400 और जी में बेटा ओपनिंग भी है तो ओपनिंग ऐड होके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिर क्लोजिंग माइनस होगा, तो फिगर आ जाएगी आपके पास 3509 600। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल को सेल्स में से सब्ट्रैक्ट करके ग्रॉस प्रॉफिट तक आए। ये फिगर्स क्लियर है जी? ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर रिकंसाइल करें जी फिर मेरे साथ। 210900 सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, या सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल 3589 160 और जी की अगर वर्किंग आप देख जरा ध्यान से करें तो सेल की अमाउंट कम है, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा, तो इसका फिर ग्रॉस लॉस बनता है 506300, तो नेगेटिव फिगर हो जाएगी। जी क्वेश्चन देखें, कुछ रह गए? स्पीड अप हो जाए सर जी, खत्म करेगा। क्वेश्चन का डाटा पढ़ के देखें कुछ रह तो नहीं गया है, कौन सा पॉइंट रह गया है? पढ़े कंसंट्रेशन से, नंबर 7 पॉइंट बताएं क्या करूं। टोटल दिया हुआ है 25 लाख, लेकिन उस 25 लाख को प्रोडक्ट्स में एलोकेट करना बाय यूजिंग किसको बेस बनाना है, क्या मतलब? हेल्प मी सर जी, 25 लाख को कैसे एलोकेट करूं सेल वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ? इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट देखें जरा, सेल्स। ये बेटा ए बी और जी की इंडिविजुअल सेल्स हमारे पास है, क्या कर लूं तो बेसिस बन सकती हैं, इनको ऐड करके टोटल सेल्स आ जाएंगी और टोटल सेल्स को फिर हम प्रोपोर्शन कर लेंगे ए बी और जी की रिस्पेक्टिव सेल्स से। तो एक छोटी सी वर्किंग अगर कर लें, बल्कि नोट बनाए, नोट नंबर आप कौन सा होगा? नोट नंबर 4 आज नोट 4। सेल्स का एक टोटल कर दें जरा, ए बी और जी की सेल्स का सम 20235610। ये प्लीज बेटा सबको समझ आ रहा है, पॉइंट पढ़ लिया सबने? ये क्या किया मैंने, टोटल सेल्स बना ली। अब मैं क्या करूंगा, ए की सेल डिवाइडेड बाय ए सेल डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख, बी की सेल डिवाइड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख, करें वर्किंग। एट 7
92250 divided by 20356 into 25 lakh. 8560 560 divided by ये काइंडली बताएंगे फिगर्स 10 या चले मैं लिखता हूँ, आप मैच कर लेना, चेक करिएगा मैं इसी फिगर सही 1079 805 1051 350 368 845। वर्किंग में तो कंफ्यूजन नहीं है सर, प्लेस करें और फाइनल पे नेट प्रॉफिट तक आ जाए। कोई कंफ्यूजन है कहीं तो वो बता दें। सर मुझे जागना होगा सर, वाकई की डे फिगर्स प्लेस करके नेट प्रॉफिट निकालिए सर, करें करें फाइनल कर दें, और जी का फिर पहले ही लॉस था उसको सही फाइनल कीजिएगा। वन 1079 805 1051 350 368 845 फाइनली नेट प्रॉफिट्स आ जाएंगे 1029 195, ये तो प्रॉफिट ही है 2537 810। प्रोडक्ट ए और बी तो नेट प्रॉफिट में ही है, लेकिन जी का फिर नेट लॉस आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में बेटा अभी एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब टोटल क्या फिगर बनती है फिर 875 105, ऑलरेडी उसका लॉस था, फिर एक्सपेंस एलोकेट होने से उसका लॉस फर्दर बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। बाकी डेफिनेटली बेटा ये प्रोडक्ट वाइज वर्किंग की गई है, आप इनको नेट ऑफ करके बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, और वो जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट है तो रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा, और अगर लॉस है तो रिटेन्ड अर्निंग्स से लेस हो जाएगा। वो एक अलग इशू, अपनी जगह बातें, बाकी अपनी सारी जगह बातें सही हैं। तो ये हमने अगर प्रोडक्ट वाइज वर्किंग की भी है, तो एट द एंड ऑफ द डे आप इस प्रोडक्ट वाइज वर्किंग को जब बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इन प्रॉफिट्स को आपस में ऐड करके और लॉस को नेट ऑफ कर लेंगे। तो नेट करके अगर प्रॉफिट रह जाएगा तो कहाँ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा, और अगर नेट करके लॉस हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स से लेस हो जाएगा। बाकी वही चीजें जो आपको पहले पता है। अब क्लियर है फाइनली प्लीज? कोई और क्वेश्चन हो किसी का? अभी बेटा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है।
गेम तो अब शुरू हो रही है ऐसा ऐसा। अभी सर जी गेम जस्ट स्टार्ट हुई है सर, यहां तक क्लियर है सर? तो अब नेक्स्ट एक और काम करते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर बुक आपके पास है तो पेज नंबर 8 पे आ जाना। नेक्स्ट बेटा हम पहले ये डिस्कस कर लेंगे कि सम टाइम प्रोडक्शन प्रोसेसेस में लॉसेस हो जाते हैं। चीजें बनाते हुए हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जितने केजीज आप इनपुट करें, कंसंट्रेशन रखें प्लीज, हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जितने केजीज आप प्रोसेस में इनपुट करें उतने ही केजीज आउटपुट भी बन जाए। क्या प्रोसेस में लॉस हो सकता है सर? तो प्रोसेसिंग में अगर लॉसेस हो जाए तो फिर लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? इससे पहले कि मैं कोई नई बात शुरू कर दूं, आप लोगों ने पहले कभी कोई लॉस की एंट्री सुनी थी? अगर फॉर एग्जांपल जो पुरानी बातें हैं पहले वहां से स्टार्ट कर लेता हूँ। अब पुरानी बातें प्लीज कोशिश जरूर कीजिएगा आपने सुना हो यार। अगर लेट्स अज्यूम कोई लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, स्टॉक के लॉस की बात हो रही है, कोई आपका स्टॉक लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट किसी वजह से जाया हो गया, क्या एंट्री करेंगे? लॉस डेबिट करेंगे। और पीरियोडिक परपेचुअल की स्टोरी है, परचेजेस क्रेडिट करेंगे, ट्रेडिंग बिजनेस पढ़े हैं हमने पहले। और अगर आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रहे हैं तो स्टॉक क्रेडिट करेंगे। लेट्स अज्यूम 10,000 रुपीज का ये लॉस है। एक सेकंड अपने जहन में इनकम स्टेटमेंट बनाए, कहीं नजर आता है ये लॉस? कहाँ? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। समटाइम्स ये लॉस की आपके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस करवाई होती है, चीजों की आपने इंश्योरेंस करवाई होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये गुड्स आपने इंश्योर करवाई हुई थी और 8,000 रुपीज आपको इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीड है कि मिल जाएंगे, मिल गए हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा। अगर मिल जाएंगे तो उसकी फिर क्या एंट्री होती थी अगर क्लेम मिल रहे तो? अगर फॉर एग्जांपल 8,000 लेट्स अज्यूम क्लेम है तो क्या उसकी एंट्री करेंगे? मिल गया तो कैश डेबिट, नहीं मिल गया तो कैश डेबिट, पहले डेबिट पूरा कर। नहीं मिला लेकिन एक्नॉलेज हो गया, रिसीवेबल डेबिट, क्लेम रिसीवेबल डेबिट। और क्रेडिट क्या करते हैं? फिर लॉस क्रेडिट। क्लेम मिलने से आपका लॉस कम हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 8,000 का क्लेम रिकवर हो गया, एग्री हो गया, मिल गया, तो क्या फिर हमारा नेट लॉस 2,000 रह गया? तो क्या फिर आपको इनकम स्टेटमेंट में अब इस केस में 10,000 नजर आएगा या नेट करके 2,000 नजर आएगा? और अगर फॉर एग्जांपल ये 100% इंश्योरेंस मिल गई तो क्या फिर हमारा लॉस खत्म हो जाएगा? क्या मिलने से लॉस खत्म हो गया? इंश्योरेंस क्लेम मिलने से लॉस खत्म हो गया। और अगर सारा क्लेम नहीं मिला तो नेट लॉस फिर इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर किसी वजह से इंश्योरेंस का क्लेम लॉस से ज्यादा हो गया, बहुत नॉर्मल सिचुएशन है वैसे, तो फिर वो बैलेंसिंग फिगर अदर इनकम बन जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल 11,000 रुपीज अगर रिकवर हो गए तो लॉस तो 10,000 से क्रेडिट होगा ना, तो लॉस तो खत्म हो गया सारा, बाकी 1,000 क्या बनेगा? ये आपकी फिर अदर इनकम है। लेकिन शायद एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। मैक्सिमम जनरली लॉस कितना रिकवर हो सकता है? जितना शायद लॉस की अमाउंट है। और अगर सारा मिल गया तो लॉस जीरो हो जाएगा, कम मिला है तो नेट लॉस पर इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होता है। तो आई होप कि ये जो मैंने बात की है इसमें कम से कम मैंने यहां तक कोई नई बात अभी नहीं की, ठीक है? लेकिन मेरा जरा कॉस्ट अकाउंटिंग के एंगल से जब हम लॉसेस की बात करेंगे तो ज्यादा डिटेल में जाना है। तो लॉसेस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के होते हैं। आपके पास ये लिखा हुआ है, पेन अपने हाथ में रखना है, जहां जहां जरूरत पड़े वर्किंग करनी है, एक्स्ट्रा चीजें लिखनी पड़ेंगी शायद आपको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग परस्पेक्टिव। बोलने लफ्ज क्या लिखे हो? नॉर्मल लॉसेस एंड अब नॉर्मल लॉसेस।
नॉर्मल लॉस उस लॉस को कहते हैं जो एक्सपेक्टेड हो, होना ही है, आप कुछ नहीं कर सकते, दैट लॉस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर एक ऐसा लॉस है जो होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया है, हम अवॉइड नहीं कर सके, ऐसा लॉस क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल लॉस। अब इसके जरा ब्रैकेट्स पढ़ें जो नीचे इमीडिएट इसके नीचे नीचे लिखी हुई। नॉर्मल लॉस मींस एक्सपेक्टेड लॉस दैट इज अनकंट्रोलेबल, का मतलब हम इसे मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, इसने होना ही होना। लेकिन एबनॉर्मल लॉस की तरफ जाए, इसके नीचे क्या नजर आता है? इसे कंट्रोल किया जा सकता था, एक ऐसा लॉस जिसे हम रोक सकते थे लेकिन हम नहीं रोक सके और लॉस हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलो एग्जांपल सुनो जरा। फैक्ट्री में आग लग गई और उसकी वजह से कुछ स्टॉक हमारा जल गया, नॉर्मल है? नॉर्मल है सर। हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि फायर एक्सटिंग्विशर हो, ऐसा सिचुएशन होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर फायर एक्सटिंग्विशर भी हैं, हम पूरी कोशिश भी कर लें फिर भी आग लग गई, तब नॉर्मल है। आपके स्टोर रूम में चोरी हो गई, आपके स्टोर रूम में चोरी हो गई, नॉर्मल है। जिस दिन ना हुई उस दिन हम टेंशन में घर जाएंगे कि ये हुई क्यों नहीं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में अभी इतने भी बुरे हालात नहीं कि चोरी इज अ नॉर्मल सिचुएशन। आपने एक नया मोबाइल लिया और दुनिया को दिखाने के लिए कॉल भी नहीं आ रही थी, ऐसे ही कान को लगा के चलना शुरू कर दिया और फिर वही हो गया जो होना था। बताइए ये कौन सा? नहीं, अब ये शायद अब नॉर्मल, मैंने जरा सिचुएशन जो क्रिएट की, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने पूरी एहतियात से उसे अपनी जेब में रखा हुआ था और फिर भी आप जा रहे थे लेकिन किसी ने तलाशी लेके निकाल लिए, तो ये शायद एक्सपेक्टेड नहीं। मैं डेफिनेटली बिजनेसेस पे आऊंगा लेकिन चंद एक बातें जरा जहन में जरा सोचते जाइएगा। एग्जाम हॉल में पहुंचे, आई कैप एग्जाम हॉल, 7 सवाल ऑन एवरेज। एक सवाल नहीं आता, आपने पूरी तैयारी की हुई है, आपने 100% तैयारी की हुई है, एक आध सवाल नहीं आता। मेरा ख्याल है कि शायद ये एक नॉर्मल सिचुएशन, और आपने 100% तैयारी की हुई है और पेपर फिजिक्स का आ गया, ये शायद एक नॉर्मल सी बात। तो मतलब डिसाइडिंग पॉइंट फिर क्या हुआ? व्हाट इज नॉर्मल लॉस? एक ऐसा लॉस जो अनकंट्रोलेबल, और व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? जो कंट्रोलेबल है लेकिन किसी वजह से हम कंट्रोल ना कर सकें। आप ये बताएं कंसंट्रेशन सोच के, आपका बिजनेस है, आपको किस लॉस की टेंशन ज्यादा होनी चाहिए? यकीनन लॉस बुरा लगेगा, लेकिन कौन सा लॉस आपको ज्यादा डिस्टर्ब करेगा? तो होना ही है उसका, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन अगर फर्स्ट करें 5% नॉर्मल लॉस था और 7% लॉस हो गया, तो अब आपको कितने परसेंट की टेंशन होनी चाहिए कि ये दो ज्यादा क्यों हो गए? अगर लॉस एक्सपेक्टेड ही नहीं था और 1% भी हो गया तो आपको टेंशन होनी चाहिए। अगर एक्सपेक्टेड ही नहीं था तो क्या नॉर्मल लॉस वो जीरो? एक्सपेक्टेड ही नहीं था, समझ आ रही बात? तो उस केस में अगर कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था तो 1%, लेस देन 1% भी अगर लॉस हो जाए तो हमें टेंशन होनी चाहिए, क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसने नुकसान कर दिया, हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड था, ठीक है, तो उसकी शायद फिर हमें टेंशन लेने की ऐसा जरूरत नहीं है। क्लियर अभी यहाँ तक? अब थोड़ा सा और आगे चलने से पहले एक आसान से एग्जांपल, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेसेस का शायद हमें उस तरह से आइडिया ना हो कि नॉर्मल और अबनॉर्मल लॉस की डिस्टिंक्शन बेसिकली कैसे करेंगे। थोड़ा सा शायद हमें आइडिया हो कि अगर हम कहीं फॉर एग्जांपल एक घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें सीमेंट बैग्स यूज हो रहे होते हैं, सीमेंट का बैग खोल के आप सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो क्या वो 100% क्वांटिटी यूज हो जाती है? आप जितनी मर्जी एहतियात कर लें, कुछ ना कुछ सीमेंट जब बैग ओपन किया रहेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर गिर ही जाना है। तो वो जो कुछ ना कुछ गिर ही जाना है, और अब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश जितनी मर्जी करें आप नहीं कर सकेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? वो नॉर्मल है।
लेकिन अगर आपने 50 सीमेंट बैग्स खरीद के रखे और रातों रात किसी को नजर आए और सुबह वो गायब हो गए, तो ये जो गायब हो गए ये क्या हुआ? ये एबनॉर्मल। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड लॉस इज कॉल्ड एज नॉर्मल एंड अनएक्सपेक्टेड इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल। अब अकाउंटिंग इसकी पढ़ते हुए हम एक सिनेरियो को जरा कंसिडर कर लेते हैं, पेन हाथ में रख लें और साथ साथ फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करते रहते हैं। जी एक सवाल आ गया, फैसल साहब ने किया। फैसल साहब ने कहा कि अगर 5% एक्सपेक्टेड है और 3% हुआ है, 5% एक्सपेक्टेड है और एक्चुअली लॉस 3% हुआ है, तो क्या फिर ये कोई गेन सिचुएशन भी अराइज हो जाएगी? नहीं, सही कह रहे हैं, एक अराइज होगी, लेकिन वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते अराइज होगी। नहीं मतलब कहीं ये वाला सवाल ही बीच में ना रह जाए। नहीं, ये फॉर एग्जांपल देखें ना, 5% एक्सपेक्टेड लॉस है, लेट्स से अगर एग्जैक्टली 5% हुआ, ठीक है, नॉर्मल लॉस है। 6% हो गया, नहीं 5% नॉर्मल लॉस है, 1% अब नॉर्मल है। 7% हुआ, 5% तो नॉर्मल ही है, 2% अब नॉर्मल है। अब फॉर एग्जांपल 5% वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन हमने बड़ी एफिशिएंटली कोशिश की और देयरफॉर लेट्स अज्यूम 4% लॉस हुआ। तो ये जो 1% कम लॉस हुआ, ये शायद कोई एबनॉर्मल गेन वाली एक सिचुएशन होती है, लेकिन उसको इंशाल्लाह फिर हम बाद में अलग से फैसल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फैसल इसको, इस सवाल को जरा अभी ज़हन से अगर निकाल दें। जी माय डियर, आपके पास जो एग्जांपल लिखी उस पर आ जाए। लेट्स अज्यूम अपने 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल इंपोर्ट किए, पाकिस्तान से बाहर से परचेज किए, और 1 यूनिट वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500। देयरफॉर 1000 मल्टीप्लाइड बाय 500, 5 लाख रुपीस की हमारी रॉ मटेरियल की कंसाइनमेंट है। क्लियर है? क्लियर है सर? अब लेट्स अज्यूम बेटा, हम ये जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, हमें हिस्टोरिकली आइडिया है कि जितना हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली सपोज 5% जो रॉ मटेरियल है वो सही क्वालिटी का नहीं मिलता है। मींस अगर हम 1000 के यूनिट्स परचेज कर रहे हैं तो 5% मींस कैलकुलेट करें, 50 यूनिट्स। सपोज हमें हिस्टोरिकली आइडिया है कि अगर हम जितनी मर्जी क्वांटिटी परचेज करें 5% ने ज्यादा ही हो जाना, तो इट मींस 50 यूनिट्स फिर हमारे नॉर्मल लॉस कंसिडर होंगे या नॉर्मल होंगे? नॉर्मल कंसिडर होंगे। क्या फिर फाइनली मैं ये कह सकता हूँ, फर्स्ट लाइन अब गौर से देखनी है हमने, कि यूनिट्स हम 1000 खरीद रहे हैं और 5 लाख रुपए पे कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर हमें पता है कि 50 यूनिट्स ने जाया ही होना है, सही क्वालिटी के नहीं निकलना है, तो क्या 5 लाख रुपया बेसिकली हमने 950 गुड यूनिट्स के अगेंस्ट पे किया है? या गुड यूनिट्स का मतलब क्या होगा? 1000 यूनिट्स हम परचेज कर रहे हैं, 1000 यूनिट्स हम 5 लाख रुपीस के परचेज कर रहे हैं। 5% कैलकुलेट कर लिया सबने, कितने यूनिट्स बने? अगर हमें ये एक्सपेक्टेड है कि 50 ने जारी होना, तो क्या 5 लाख रुपीस हम 950 गुड यूनिट्स के अगेंस्ट पे कर रहे हैं? हम कितने गुड यूनिट्स के अगेंस्ट पे कर रहे हैं? क्या 1000 में से आपको ऑलरेडी पता है कि 50 ने जारी होना, तो क्या 5 लाख रुपया बेसिकली हम 1000 यूनिट्स के अगेंस्ट जो पे कर रहे हैं वो 1000 यूनिट्स की बजाय 950 गुड यूनिट्स के अगेंस्ट पे कर रहे हैं? अगर सपोज 10% लॉस एक्सपेक्टेड होता तो यकीनन आपको परचेज कितना करना पड़ेगा? 1000। लेकिन 1000 में अगर 100 यूनिट्स और एक्सपेक्टेड के जाया हो जाएंगे, तो आपको पता है एक्सपेक्टेड हमें, तो क्या 5 लाख रुपया फिर हम 900 गुड यूनिट्स के अगेंस्ट पे कर रहे होंगे? समझ आ रही है मेरी बात? यकीनन क्या हम 1000 यूनिट्स के अगेंस्ट ही 5 लाख पे कर रहे हैं, लेकिन कितने गुड यूनिट्स के अगेंस्ट पे कर रहे हैं? तो 5 लाख लिखें कैलकुलेटर पे, 5 लाख को बेटा अब डिवाइडेड बाय, अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो तो डिवाइडेड बाय मैं 1000 करूं या 950 करूं? अजीब बात है यार, 1000 खरीदे यार। सेकंड लाइन अंडरलाइन करें पहले, ये जो सपोज वाली लाइन के नीचे सेकंड थोड़ी थर्ड बन जाएगी।
नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट नहीं की जाती, जस्ट लाइक बाई प्रोडक्ट। कह सकता हूं मैं? और सर जी कंसंट्रेट करें, बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट याद है किसी को? क्या ट्रीटमेंट है उसका? कॉस्ट से एलोकेट नहीं की जाती, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट की जाती है? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कहां जाती है? सेंटेंस पूरा करें, सेंटेंस पूरा करें, सेंटेंस पूरा अंडरलाइन करें। कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू नॉर्मल लॉस, इंस्टेड इट्स कॉस्ट इज absorbed by good units, remaining units। देखिए नॉर्मल लॉस कहते किसे? नॉर्मल लॉस कहते किसे हैं? एक्सपेक्टेड लॉस को। अगर हमें पता है 50 यूनिट सजाए होने ही होने हैं, तो क्या 5 लाख इज पेड फॉर 950 गुड यूनिट्स? तो अब 5 लाख डिवाइडेड बाय 950 करें, आंसर बताएं क्या आ रहा है? ये अच्छा अगर 500 पर यूनिट था, आंसर 526 क्यों हो गया है? किसकी कॉस्ट कहां चली गई है? नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो गई है। सब क्लियर हो गए? तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस? बोलना है सच। कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड, इट्स कॉस्ट इज अब्सॉर्ब बाय द रिमेनिंग यूनिट्स। क्या हमें नॉर्मल लॉस की टेंशन लेनी चाहिए? हमें किस लॉस की टेंशन लेनी चाहिए? जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी कॉस्ट को सिंपली किस में अब्सॉर्ब कर दें? रिमेनिंग यूनिट्स में अब्सॉर्ब कर दें। लेकिन नेक्स्ट बेटा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं, इन्हें लेट्स अज्यूम हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। क्या नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कोई रिकवरी वैल्यू हो सकती है सर? तो फोर्थ लाइन में, नेक्स्ट लाइन में जरा एग्जैक्टली मैं जरा यहां पता आ जाऊं जरा। इफ नॉर्मल लॉस हैज रिकवरी वैल्यू, और लेट्स अज्यूम ये जो ऊपर डाटा चल रहा है इसमें 50 यूनिट्स जो नॉर्मल लॉस है, ये इनमें से एक यूनिट कैन बी सोल्ड फॉर ₹100 एज पर यूनिट एज अ स्क्रैप। तो 50 into 100 जरा कर लें ज़हन में। 5000 को क्या कहेंगे? रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस। अब कंसेंट्रेशन से देखिएगा जरा, हमारी रॉ मटेरियल की कंसाइनमेंट आई कितने की? 5 लाख की। उसमें से 50 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हुए, और उस नॉर्मल लॉस के अगेंस्ट हमें 5000 अगर रिकवर हो रहा है, तो कोई एंट्री करवाएंगे सर? आपको पता है प्लीज? क्या करूं क्या करूं? पैसे आएंगे जाएंगे? तो कैश रिसीवेबल डेबिट, और इसको किस में से अब नेट ऑफ कर लेना चाहिए? क्या अगर रिकवरी कुछ हो गई है यूनिट्स के अगेंस्ट, तो हमारी 5 लाख रुपीस की कॉस्ट में से कुछ रिडक्शन हो जाएगी सर? तो क्या एंट्री बनेगी सर? कैश डेबिट, रिकवरी वैल्यू किस में से नेट हो जाएगी? परचेज कॉस्ट में से नेट हो जाएगी। ऊपर 5 लाख की तरफ ऐसी ही एंट्री बोलना है, मेरे ख्याल 5 लाख की जेन में नहीं आ रहा। 5 लाख की एंट्री क्या करेंगे? रॉ मटेरियल खरीदा है, परचेजेस डेबिट करेंगे। तो जब रिकवरी वैल्यू होगी, तो रिकवरी वैल्यू की एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट एंड परचेजेस क्रेडिट। और परचेजेस क्रेडिट करके क्या फिर नेट फिगर रिमेनिंग यूनिट्स में एलोकेट होनी चाहिए? एक आंसर बता दो जरा प्लीज, आंसर बता दें प्लीज। 521.05 पर यूनिट। एक चीज प्लीज, ओरिजिनल कॉस्ट पर यूनिट क्या थी? ओरिजिनल 500। ये 500 से 526 पे क्यों गई? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो गई। और फिर ये 521 से अब 526 और 521 पे क्यों आ गई? क्योंकि रिकवरी वैल्यू लेस हो गई। सबको क्लियर हो गया प्लीज? एक नजर रिवाइज करना जरा। नहीं, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी सर जी, कोई कंफ्यूजन है सर?
पर्सनल मैटर डिस्कस हो रहा था, नहीं कोई कंफ्यूजन है तो? इनकम स्टेटमेंट सर जी, में लाया जरा। बताइए नॉर्मल लॉस इनकम स्टेटमेंट में कहां नजर आएगा? ये जो हमने पढ़ा अभी सारा कुछ, इसको जहन में लाके नॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं, कहीं अलग नजर नहीं आएगा। आपने बेटा जो पहले लॉसेस पढ़े हुए ना, जिनको मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया था, कोई लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब एबनॉर्मल लॉसेस हैं। तो एबनॉर्मल लॉस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नजर आता है। हमने भी कौन सा लॉस पढ़ा? फर्स्ट करें, इसकी कोई रिकवरी वैल्यू नहीं है, कहां नजर आएगा? ये कहीं भी नहीं, तो गायब हो जाएगा, कॉस्ट इसको एलोकेट ही नहीं करनी। और अगर रिकवरी वैल्यू है भी तब भी क्या होगा? परचेज कॉस्ट नेट हो जाएगी बस। तो नॉर्मल लॉस कहीं सेपरेटली अलग हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन हमें तो लॉस नजर आता है, इनकम स्टेटमेंट्स में नजर आता है। वो कौन सा नजर आता है? आए जरा उस पे आए जरा। नेक्स्ट हेडिंग आ गई एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होता क्या है सर? सर ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है सर? जो एक्सपेक्टेड ना हो। तो इसे इनकम स्टेटमेंट में इसलिए नजर आना चाहिए ताकि पता चले कि नेग्लिजेंस की वजह से कितना नुकसान हो गया। और अब नॉर्मल लॉस को क्यों नजर नहीं आने की जरूरत है? क्योंकि वैसी टेंशन हम कर तो कुछ सकते नहीं। तो जब हम लॉस का कर ही कुछ नहीं सकते तो ऐसे उसे बार बार देख के दिल क्यों जलाना है? लेकिन किस लॉस को नजर आते रहना चाहिए ताकि फिर हम ढूंढ सकें ये किसकी नेग्लिजेंस से हुआ है, और हम नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश कर सकें कि ये लॉस अब फ्यूचर में ना हो। ठीक है, तब हम किस लॉस की तरफ जा रहे हैं? जो कंट्रोल हो सकता था लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सके। अब वो सेम एग्जांपल को जरा नीचे कंसीडर करें जरा। सपोज जो 50 यूनिट्स ऊपर वाले डाटा में नॉर्मल कंसीडर हो रहे थे, वो सपोज एबनॉर्मल है। मैं पहले अब अलग-अलग भी डिस्कस कर रहा हूं कि नॉर्मल का ट्रीटमेंट क्या है, एबनॉर्मल का क्या है, और फिर इंशाल्लाह अभी मैं इसे बीच आपस में मिक्सअप भी करता हूं। तो लेट्स अज्यूम जो 50 रॉ मटेरियल का लॉस हम अज्यूम कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड है, लेट्स अज्यूम ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई भी रॉ मटेरियल का यूनिट लॉस होना चाहिए। तो व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? सपोज 50 यूनिट्स आर normal loss instead of normal loss means suppose loss was not expected। क्या आपको पता है कि एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट की जाती है? अंडरलाइन करें नेक्स्ट सेंटेंस जरा। क्या लॉस डेबिट किया जाता है सर? वो जो 10,000 रुपया मैं कह रहा था, क्या वो उसकी लॉस की कॉस्ट है? क्या एबनॉर्मल लॉस को गुड यूनिट्स की तरह कॉस्ट एलोकेट की जाती है? सर जी की जाती है सर। तो इस केस में बेटा क्या होगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स ही होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम इस केस में भी 950 से डिवाइड कर दें तो क्या एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी रिमेनिंग यूनिट्स में चली जाएगी? हालांकि एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स में नहीं जानी चाहिए, उसे अलग कैलकुलेट होना चाहिए। इट मींस 5 लाख 5 लाख डिवाइडेड बाय जस्ट अ मिनट डिवाइडेड बाय गुड यूनिट्स एज वेल एज abnormal loss units। तो देयर इज नो नीड ऑफ दिस वर्किंग, मैं जस्ट इसका ब्रेकअप दिखा रहा हूं। तो इज इक्वल टू 500। लेकिन अब 500 जो पर यूनिट कॉस्ट आ गई, इसको अगर 950 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? गुड यूनिट्स की कॉस्ट आएगी। गुड यूनिट समझ आता है वर्ड गुड? व्हाट इज द मीनिंग गुड यूनिट्स? जो सही है, जो खराब नहीं है। और इसी 500 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लीज मेरे पास किस चीज की कॉस्ट आ जाएगी? एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आ जाएगी। एंट्री बोलना है, हिम्मत करें हिम्मत करें हिम्मत करें। लॉस डेबिट होगा और परचेजेस क्रेडिट होंगी। इस वक्त हमारी परचेजेस के एंगल से डिस्कशन है, पीरियोडिक में बात कर लेते हैं। लिखें इसके साथ एंट्री, आपके पास कैलकुलेशन शायद हुई, वो एंट्री करें तो। टाइम है सर।
किसी के ज़हन में कोई और चीज अगर आ रही हो तो प्लीज जरूर पूछेगा जी। नहीं बेटा, फॉर ये हर साल एक्सपेक्टेशन चेंज हो सकती है। आपका इस साल अंदाजा का 5% होगा, नेक्स्ट टाइम आपने प्रोडक्शन प्रोसेस को जरा और अच्छा कर लिया है और अब आपकी उम्मीद है बस 3% ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आपने और अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को रिफाइन कर लिया है, 2% पे आ गए, लेकिन शायद इसे मिनिमाइज करके 0 तक लेके जाना शायद बड़ा आइडियल सिचुएशन होगी। तो ये एक्सपेक्टेशंस बदल सकती हैं, लेकिन ईयर टू ईयर वेरी करेंगी। हो सकता है इन एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस बदल जाए, आप जैसे जैसे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लॉस की एक्सपेक्टेशन रिड्यूस हो जाएगी। सही है। अब मैं रॉ मटेरियल के 5% लॉस की बात करूं, फर्ज करें आपने किसी अच्छे सप्लाई से चीजें लेना शुरू कर दी, वहां आपकी शायद एक्सपेक्टेशन डिफरेंट हो, ठीक है, तो ये डिफरेंट हो सकती हैं। जो एक्सपेक्टेशन तक लॉस है वो नॉर्मल है, उससे ज्यादा हो जाए अब नॉर्मल है। ठीक है, एड्रेस हो गया कुछ जो पूछ रहे हैं आप? जी मेरी इसको एक मिनट फाइनल कर, 50,000 इंटू 50 into 500 is equal to 25,000 will be recognized as an abnormal loss in the income statement. फाइनल करें जरा, अगर इस abnormal loss की रिकवरी वैल्यू हो, लेट्स अज्यूम ये जो 25,000 रुपीज कॉस्ट है इस abnormal loss की, इसके अगेंस्ट हम इन यूनिट्स को बेच के 10,000 रुपया रिकवर कर सकते हैं। एंट्री करवाएं मुझे सर जी, एंट्री करवा दे। कैश रिसीवेबल डेबिट, लॉस क्रेडिट, abnormal loss credit, let's assume 10,000। असल बेटा पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता, किन चक्करों में पड़ गए, जानबूझ के क्या मतलब लॉस दिखा दें हम? प्लीज बेटा, आप किसी और मुल्क से आए मेरे भाई, पाकिस्तान में कैसे झूठ बोल सकते हैं? और बेटा बैड डेट्स डेटर्स के होते हैं, क्या हो गया? और फैसल पाकिस्तान में नहीं टैक्स बचाया जा सकता, हमारी हुकूमत है, हम टैक्स देंगे। वी लव आवर कंट्री यार, प्लीज इसमें की 2 नंबरी कहाँ सीख ली आप लोगों ने? जी माय डियर, इनकम स्टेटमेंट में लाए प्लीज, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं यार काइंडली। और बैड डेट्स डेटर्स की बातें बीच में शुरू हो गई, स्टॉक की बात में बैड डेट्स आ गए, बैड डेट्स डेबिट लॉस क्रेडिट। जी सर जी, टेक इट्स वेरी सीरियस नाउ। इनकम स्टेटमेंट सर जी सही में बनाए, क्या ये लॉस इनकम स्टेटमेंट में अब आपको 15,000 पे नजर आएगा सर? सर जी प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इन चीजों को याद रखना है। क्या अब लॉस अपनी रिकवरी वैल्यू में से लेस होके 15,000 सिर्फ प्रेजेंट होगा, तो आपको इनकम स्टेटमेंट में अलहदा से कौन सा लॉस नजर आएगा? एबनॉर्मल लॉस नजर आएगा, और अगर उसकी रिकवरी वैल्यू है तो फिर वो नेट ऑफ होके प्रेजेंट होगा। 100% क्लियर हो बात है सर? अब फाइनली इस तरह करें, जरा नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस को इकट्ठा कर लें। सेम एग्जांपल जो ऊपर स्टार्ट हुई थी, सपोज इंस्टेड ऑफ 50 यूनिट्स लॉस व्हिच वाज एक्सपेक्टेड, एक्चुअल लॉस इज 60 यूनिट्स। 60 यूनिट्स का सर एक ब्रेकअप करवाएं जरा। क्या ये 60 का 60 अब नॉर्मल कहलाएगा माय डियर? कितना नॉर्मल कहलाएगा? 50। और अबव नॉर्मल क्या कहलाएगा? अब नॉर्मल लॉस। बनाया अपने पास ब्रेकअप। जी सर, अब इस केस में मुझे अपने वर्किंग करवानी है। 5 लाख रुपीस कंसाइनमेंट की कॉस्ट है, और लेट्स अज्यूम नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू नहीं है, वो मैं बाद में अलग शामिल करता हूं। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है नहीं, और अगला सेंटेंस गौर से सुनिएगा, एबनॉर्मल लॉस की अगर कोई रिकवरी वैल्यू है भी तो यहां से लेस नहीं होनी, या होनी है? नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कहां से लेस होगी? परचेज
या प्रोडक्शन कॉस्ट से। अगर आप रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो परचेज कॉस्ट से, और अगर फिनिश गुड्स की बात करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट से। और एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कहां से लेस होती है? सही वर्ड सोचें, लॉस की कॉस्ट से। एक ही बात है, एक ही बात है, ये डिफरेंट चीजें हैं। देख लें ये एंट्रीज देखें दोबारा। एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कहां से लेस होती है? लॉस की कॉस्ट से, और फिर नेट हो जाती है, नेट लॉस आ जाता है। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू, मैं इस वक्त रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं इसलिए परचेज कॉस्ट से लेस होगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फिनिश गुड्स का नॉर्मल लॉस है, तो फिर नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू प्रोडक्शन कॉस्ट से लेस होगी। इतना तो पता ना भैया, परचेज से कब और प्रोडक्शन से कब बताएं? परचेजेस के एंगल से है तो परचेज से, और अगर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के एंगल से है तो प्रोडक्शन से। तो प्लीज 5 लाख में से मैं कुछ माइनस नहीं कर रहा, दोबारा सुनाए। नॉर्मल लॉस की सपोज रिकवरी वैल्यू है नहीं, और अबनॉर्मल की अगर है भी तो हमें यहां कंसिडर अभी नहीं करनी। क्लियर है मेरी बात? इसकी बेस बनवाएं जरा, बेस में बताएं कितने यूनिट्स लिखूं। कम ऑन यार, और सदी 1000 यार, 1000 क्यों नहीं, 1000 क्यों नहीं? उसमें नॉर्मल लॉस है 50, तो अब नॉर्मल भी तो है 10, तो 940 होना चाहिए। 1000 क्यों नहीं? क्योंकि नॉर्मल लॉस यूनिट्स को कॉस्ट देनी नहीं। 940 क्यों नहीं, ये बताएं। 940 से अगर डिवाइड किया तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी रिमेनिंग यूनिट्स में चली जाएगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 940 प्लस 10? और डेफिनेटली 950 की बात कर रहा हूं, लेकिन 950 का ब्रेकअप क्या है? 950 में क्या है? 950 गुड यूनिट्स हैं और 10 एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं। 940 गुड यूनिट्स हैं और 10 एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं। 950 पे कॉस्ट एलोकेट होनी है। किन यूनिट्स को कंसिडर नहीं करना है? क्योंकि नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट नहीं करनी है। बताएं पर यूनिट क्या बनता है? सर जी सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें। वही बनेगा, क्या बनेगा? 526.313 है जी। तो ये मुश्किल बात है, इसको छोड़े नहीं। जब ये यूनिट्स आ जाएंगे, पर यूनिट जब आ जाएगा तो इसका करना क्या है? इसको मैं अगर 940 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, और मैं इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या चीज आ जाएगी? प्लीज क्या चीज आ जाएगी? मुझे जरा नॉर्मल लॉस की अमाउंट बता दें 10 से मल्टीप्लाई करके। 5263 अप्रोक्सीमेटली। डबल एंट्री बताएं। लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है, इस 10 यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू है, तो उसका क्या करूंगा? उसको इस लॉस की कॉस्ट में से नेट ऑफ करूंगा। एक आखिरी चीज सुन लें, फिर आपने अगर इसे नोट करना तो कर लीजिएगा। सपोज नॉर्मल लॉस की भी रिकवरी वैल्यू है, लेट्स अज्यूम 2000 रुपीज। नॉर्मल लॉस की भी रिकवरी वैल्यू है सपोज 2000 रुपीज। वर्किंग 5 लाख माइनस 2000, माइनस 2000 की एंट्री बोले, 2000 की एंट्री बोले। कैश डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, नेट नेट परचेज कॉस्ट आ गई। बेस बनवाए। और सर जी एक बंदे का पेन गिरा है, क्या हो गया? उठा लिया उसने। 2000 की एंट्री बोली कैसे? 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट। मतलब डिवाइड बाय बताइए सर। 950 नहीं सर, 940 प्लस 10। क्या बात एक ही है? लेकिन 950 का ब्रेकअप ध्यान में रखें, इज इक्वल टू बताएं। सर सॉल्व कर दें सर। 524.21। अब इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आ जाएगी, और अगर इस एबनॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी हुई तो इसमें से लेस हो। मेरे सारे वर्ड्स क्लियर है प्लीज? मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने आपके पास स्पेस है, पेज के नीचे जगह है।
जी माय डियर कलीम, आपको शायद एक मैसेज गया होगा, अकॉर्डिंग टू द मैसेज फिर आप कर लें जो आपको कहा गया है। कोई चीज समझ ना आई हो क्योंकि सर जी रिकवरी वैल्यू लेस हो गई है, पहले रिकवरी वैल्यू नहीं है सर। देखें तो सही क्या हो गया। जी काइंडली नोट कर लिए प्लीज। एक शॉर्ट समरी बना लें, अगर लिख लिया तो मैं नोट कर लिया सर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, अब मेरा ख्याल है रजिस्टर पे नोट कर लें, शायद इसमें जगह ना हो। जी सर, पहले मेरे क्वेश्चंस के आंसर दें फिर लिखें। जी नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट करते हैं, लिखे फर्स्ट सेंटेंस, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ नॉर्मल लॉस? सर जी उसे कॉस्ट ही एलोकेट नहीं करनी, तो क्या डबल एंट्री हमेशा किसी अमाउंट की होती है? कभी कभी अमाउंट्स के बगैर भी हो जाती है। अगर अमाउंट ही इन्वॉल्व नहीं है तो इसकी कोई लॉस डेबिट वाली एंट्री नहीं। इफ इट हैज सम रिकवरी वैल्यू, बाकी डेफिनेटली वो पीरियोडिक परपेचुअल की एक अपनी बड़ा बहस है, लेकिन जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में जिस चीज की जरूरत है मैं उस एंगल से बात कर रहा हूँ। इफ इट हैज सम रिकवरी वैल्यू, देन फिर इसकी कोई एंट्री है। अगर नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू है तो फिर इसकी कोई एंट्री है। अच्छा बेटा, इसको भी अब थोड़ा सेग्रीगेट ही रखना आपने। एक हमने पढ़ा बाय प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा मिलता जुलता भी है, लेकिन बाय प्रोडक्ट में तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहला सेंटेंस बाय प्रोडक्ट में भी यही है कि कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड, लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू फिर अदर सेल भी बन सकती है, अदर इनकम भी, और डिडक्ट भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मल लॉस के केस में अगर रिकवरी वैल्यू है तो उसने को सेल अदर इनकम नहीं बनना, इसने नेट ऑफ ही होना है। कहां से नेट ऑफ होना है वो भी जरा एक मिनट फाइनल एंट्री सुनना जरा। नहीं एक मिनट जरा, मैं हर एंगल से फाइनल करता हूँ। कैश या रिसीवेबल विच एवर इज द केस डेबिट। और बेटा अगर परचेजेस का कोई नॉर्मल लॉस है तो परचेज कॉस्ट में क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कोई फिनिश गुड्स का है तो नहीं, वो परपेचुअल आपके जहन में आ जाता है। परचेज की जगह वर्ड फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जरा सोचो एक मिनट। वो जिसका मैंने आपको वेटेड एवरेज का फॉर्मूला याद है? बताएं फॉर्मूला क्या है ट्रेडिंग में? परचेजेस ट्रेडिंग अगर है तो, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो परचेजेस की जगह
अगर फिनिश गुड्स का लॉस है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से नेट करेंगे, और अगर रॉ मटेरियल का या ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस है तो परचेज में से लेस करेंगे। समझ आ गया प्लीज? समझ आ गया सर? मेरा ख्याल है कोई मिलती जुलती सी बात है, जिसमें अभी ये वी वाली एक सिचुएशन थी, ये वी वाली जो बाय प्रोडक्ट बनी है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में आया था, लेकिन डेफिनेटली वो बाय प्रोडक्ट के एंगल से ये 80,000 कहां से लेस हुआ, ये क्या हुआ? नहीं कोई इसकी एंट्री बनाया जरा वर्ड्स के साथ, जरा बता दें यार, अब बना दें प्लीज, नजर आ रहा है क्रेडिट कहां हो रहा है? बस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कह लें, फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट कह लें, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा। अब ये इसे हमने जी में से इसलिए लेस किया क्योंकि जी को बनाने में ये नेट ऑफ हो रही है, तो क्या इससे प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो रही है? क्यों प्रोडक्शन कॉस्ट लेस हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हुआ, ठीक है। तो प्रोडक्शन की जगह वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन का वर्ड होता है और परचेज का वर्ड होता है। चीजें खरीदे हैं और या बना रहे हैं। जस्ट एक मिनट लिखें। बाकी अगर आपने डेफिनेटली वो स्टॉक लगाना है तो वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, और उस तरफ अगर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री लगानी है वो परपेचुअल की स्टोरी है। तो क्या बस यही नेट इफेक्ट है नॉर्मल लॉस का? क्या चीज पहले याद रखें, और बाद में क्या याद रखें? अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू है तो उसे नेट ऑफ करना है। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है, कॉस्ट इज एलोकेटेड cost is allocated to normal abnormal loss, और therefore फिर उसकी डबल एंट्री क्या होती है? सर जी उसकी डबल एंट्री क्या होती है माय डियर? abnormal loss डेबिट, और उसको भी उसी तरह से लिखें, गुड्स का लॉस if it has some recovery value। अगर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को बेच के कुछ कमाया जा सकता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिफरेंशिएट कर सकें। क्या होगा ये? कैश और क्रेडिट क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट होगा, और फाइनली नेट लॉस will be presented in income statement। Net loss will be presented in income statement। अब कुछ क्लियर है सर? सब सारा रिवाइज हो गया जिन में? ये एवरीबॉडी इज क्लियर? बट सिर्फ 2 मिनट बाकी, हम इंशाल्लाह क्वेश्चन इसके मिक्स करके अब कल से करेंगे। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज जरा दिखाऊं, आपको बताए बगैर क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर 3 के पास डायग्राम देखनी है आपको, ये आपके स्क्रीन पे आ गई। आपको बताए बगैर शायद मैंने एक लॉस की ट्रीटमेंट की है। ये बेटा जब सी जी में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो सी के केजीज बने थे 1,34,000।
6000 केजी तो उसके स्टॉक में बच गए, therefore 1,28,000 केजीज फर्दर प्रोसेस हुए। लेकिन अगर आप उससे आगे सिचुएशन देखें तो 1,28,000 केजीज में से 96,000 केजीज जी के बने, शायद किसी ने ये उस वक्त आइडेंटिफाई भी किया हो, और 8,000 केजीज वी के बने। कैलकुलेटर पकड़े जरा, 96,000 प्लस 8,000 अगर आप करेंगे तो ये बनेगा 104,000 केजीज। अब इनपुट कितने हुए जी को बनाने के लिए, तो इसमें 24,000 केजीज कहीं गायब हैं। कितने केजीज इनपुट किए गए जी को बनाने के लिए, 128,000 केजीज को प्रोसेस किया गया और निकला क्या क्या बाहर, 96,000 केजी जी के और 8,000 केजीज वी के, 24,000 केजीज गायब हैं। तो वो किधर गए, कहीं ना कहीं तो गए, लेकिन हमने सोचे समझे बगैर ही सवाल कर दिया। आखिर क्यों, क्वेश्चन निकालें जाते जाते, बस एक बात ज़हन में रख के जाइएगा, कहीं ज्यादा परेशान ना हो जाए। क्वेश्चन के नीचे रिक्वायरमेंट में के नीचे एक लाइन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 की एक नोट पढ़ें जरा। ये 24,000 गायब हुआ, हमें इसके बारे में सवाल में कोई बताया नहीं गया था कि कोई लॉस एक्सपेक्टेड है या नहीं है। तो अगर लॉस हो और पता ना हो ये एक्सपेक्टेड है या नहीं है, नेचर ऑफ लॉस की इंफॉर्मेशन ना हो, तो नेचर ऑफ लॉस को हम फिर क्या अज्यूम करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या फिर मैंने नॉर्मल लॉस का वही ट्रीटमेंट किया जो मुझे करना चाहिए था या नहीं, ये इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूंगा। आपको कैसे पता चला, इंशाल्लाह मैं डिटेल में कल डिस्कशन करूंगा। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, अभी हम घर से क्वेश्चन करने की पोजीशन में नहीं है, इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जरा डिटेल में खुद से रिवाइज कीजिएगा, और ये जो मैंने लॉस वाली बात की है थोड़ा सा जरा खुद से भी और कंसिडर करके आइएगा। तो हम यहीं से पर कल इंशाल्लाह दोबारा अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। गेम काइंडली प्लीज बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, बस रोज का रोज रिवाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह हाफिज। थोड़ा सा क्या करना पड़ना, मैं ऊपर एसी चल रहे हो, कल मैंने उसको बुलाया है, स्लो जा रहे हैं मेरे ख्याल में तो ठीक है। नहीं सर्विस करते कब कराते हैं जब वो होना चाहिए, जैसे